हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव लाइफ। फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक न्यू जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत जीएस के तमाम पक्षों जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक, इन तमाम विषयों के बारे में हम लोग क्रमवार अध्ययन करेंगे। और इस अध्ययन में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से, अर्थात इतिहास से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इतिहास में देखेंगे कि इतिहास कहते किसे हैं, क्या है इतिहास। इस प्रश्न को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके 3 मौलिक प्रश्न को देखेंगे, यानी विचार करेंगे इस पर। इतिहास क्या है, इतिहास का लेखन क्या है, कैसे शुरू हुआ, और इतिहास का काल विभाजन कितने खंडों में किया गया। तो इसको जानने से पहले हम देखेंगे कि इतिहास क्या है। इतिहास जो है, अतीत के समस्त पक्षों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। तो इसमें की पॉइंट जो है वो समस्त पक्षों का अध्ययन है। मेन पॉइंट, की पॉइंट कहने का मतलब मेन पॉइंट। तो समस्त पक्षों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आता है, तो इसमें सबसे पहला की पॉइंट आता है हमारा सामाजिक पक्ष। सामाजिक पक्ष का मतलब कि उस समय इतिहास में समाज कैसा रहा होगा। आर्थिक पक्ष, उस समय इतिहास में अर्थ का क्या मूल्य होगा। राजनीतिक पक्ष अर्थात पॉलिटिक्स से संबंधित। सांस्कृतिक पक्ष अर्थात उस समय लोगों के द्वारा अपनाए गए रीति रिवाज से संबंधित। और धार्मिक पक्ष, धर्म से संबंधित। तो ये हमारा आ गया समस्त पक्षों का अध्ययन। आशा है और विश्वास है कि आप इसको समझे होंगे। अब इसमें शुरू करते हैं हम लोग इतिहास का लेखन। इतिहास का लेखन जानने से पहले हमको देखना होगा कि इतिहास का लेखन जो है कैसे शुरू हुआ। कहा जाता है कि संसार में सबसे पहला व्यक्ति हेरोडोटस था जिसने इतिहास का लेखन शुरू किया। हेरोडोटस ने 500 बीसी में हिस्टोरिका नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें जो ग्रंथ लिखा। और जो हेरोडोटस था वो एक यूनानी इतिहासकार था, और इसको हम लोग इतिहास के पिता के भी नाम से जानते हैं, यानी जाना जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में एक महान ईरानी साम्राज्य, हकमनी साम्राज्य का भी वर्णन किया है और भारत के विषय में जानकारी दी है। अब देखा जाए तो जानकारी दी है। हेरोडोटस के अनुसार हकमनी साम्राज्य के शासक दारा प्रथम या डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया था और भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत को जीत करके और अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत घोषित कर लिया था। और यदि अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में हमको जानकारी यही मिलती है कि यहाँ बहुत से ऐसे इतिहासकारों, अर्थात खास करके यूरोपियन इतिहासकारों का कहना था कि प्राचीन काल में भारतीयों को इतिहास लेखन की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि भारत में सुव्यवस्थित तिथि क्रम पर आधारित इतिहास का लेखन का अभाव था। परंतु इसी पक्ष में एक प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर कीथ का कहना है कि भारतीयों को प्राचीन काल में इतिहास की जानकारी थी। इस संदर्भ में कीथ आगे क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भारत में प्राचीन काल में वेदों, महाकाव्यों, पुराणों, अर्थशास्त्र, बौद्ध, जैन इत्यादि जो ग्रंथ थे, इसकी रचना इतिहास काल के उदाहरण हैं। और डॉक्टर कीथ जो है कहते हैं कि महान सम्राट जो अशोक ने भी भारी संख्या में अभिलेखों का स्थापित करवाया था। उल्लेखनीय है कि इन अभिलेखों से हमें तत्कालिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जानकारी प्राप्त होती है। परंतु यह भी सत्य है कि भारत में प्राचीन काल क्रम में तिथि के अनुसार लेखन की व्यवस्थित जानकारी नहीं थी। इस दिशा में पहला जो प्रयास था वो आपको कह सकते हैं कि 12वीं सदी में तब हुआ जब इतिहास कलहर ने कश्मीर के इतिहास पे एक सुव्यवस्थित ग्रंथ राज तरंग ने लिखा। ये आप लोग जानते भी होंगे कि जो कलहर की रचना है
कश्मीर के इतिहास पर वो राजतरंगी है। अब हम लोग देखते हैं कि इतिहास का जो काल विभाजन है वो कैसे हुआ। इस संदर्भ में सबसे पहले हम देखेंगे कि इतिहास का जो काल विभाजन है वो दो कालखंडों में हुआ था। दो कालखंडों में कहने का मतलब ये है कि एक जो है आपको ईसा पूर्व हम लोग लेते हैं, और दूसरा जो है वो एडी या सीई यानी कि ईसवी के रूप में हम लोग लेते हैं। और हम लोग ईसवी को भगवान का एक साल के भी नाम से जानते हैं। एडी का फुल फॉर्म एडिनो डोमिनी, और आपको सीई का फुल फॉर्म कॉमन एरा, बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा बीसी का फुल फॉर्म। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि ईसा मसीह के जन्म को ही हम लोग आधार मान करके और ईसवी और ईसा पूर्व में अंतर करते हैं। आप इसको नंबर लाइन भी समझ सकते हैं। जो राइट में होगा उसको हम लोग प्लस के रूप में देखेंगे, और जो लेफ्ट के रूप में होगा साइड में होगा उसको माइनस के रूप में हम देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग शून्य से यानी कि ईसा मसीह के जन्म से के बाद जब जाते हैं तो हम लोग इसको ईसवी के रूप में मेजरमेंट करते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के पहले जब लेते हैं लोग तो हम लोग को इसको ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं इतिहास का महत्व। तो इसमें हम देखेंगे कि इतिहास का महत्व जो है खास करके दो आयाम यानी दो पक्षों में किया जाता है। पहला जो पक्ष होता है आपका उज्ज्वल पक्ष होता है, दूसरा जो पक्ष होता है वो अंधकारमय पक्ष होता है। अब ये क्या है, इसके इतिहास का महत्व दो पक्ष में क्यों हम बांटे हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उज्ज्वल पक्ष का क्या है, इतिहास का जो उज्ज्वल पक्ष है, कह रहा है कि इतिहास के वे पक्ष जो अतीत की महत्ता को बताते हैं और जो संसार को भारत की देन है, अर्थात जो संसार में भारत दिया है उसको हम लोग उज्ज्वल पक्ष के रूप में रखते हैं। युग एवं दर्शन के क्षेत्र में, खगोल शास्त्र के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, गणित और विज्ञान के क्षेत्र में, भारत के धार्मिक सहिष्णुता के संदर्भ में, अर्थात योग एवं दर्शन के क्षेत्र में भारत ने संसार को क्या दिया है, इस सभी का को हम लोग इतिहास के उज्ज्वल पक्ष में पढ़ते हैं। अब आते हैं अंधकारमय पक्ष। कह रहा है कि ये वे पक्ष हैं जो भारतीय अतीत की बुराई के रूप में रहे हैं, अर्थात भारत के अतीत के बुराई किया है यानी बुराई से संबंधित रहा है। इन्होंने भारत के गौरवशाली बनने में या प्रगतिशील बनने में अवरोध उत्पन्न किया है। इसको हम लोग भारत के इतिहास के अंधकारमय पक्ष के रूप में जानते हैं। अब क्या है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि बाल विवाह, जन्म पर आधारित वर्ण विभाजन, अस्पृश्यता, सती प्रथा, प्रदा प्रथा, विधवा विवाह पर रोक, महिला शिक्षा पर रोक, धार्मिक रूढ़िवादिता, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो है भारतीय इतिहास के अंधकारमय पक्ष को दर्शाता है, क्योंकि बाल विवाह को रोका गया, धर्म आधारित वर्ण विभाजन किया गया। इस सभी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, खास करके आधुनिक भारत में। जैसे जैसे वीडियो आता रहेगा वैसे वैसे आप लोग की जानकारी स्पष्ट होती जाएगी। अगर इसकी हम मूल्यांकन की बात करें, पूरे इतिहास के मूल्यांकन की बात करें हम, तो इसमें हम देखेंगे कि अतीत की प्रासंगिकता केवल इस बात को पर न समझी जाए कि उसके अतीत में कुछ गौरवशाली पक्ष रहे हैं, बल्कि अतीत की बुराइयों को भी समझा जाए, और अतीत की बुराइयों से यह सीख लिए हम कि हम भविष्य में कभी भी इन बुराइयों को समाज में स्थान नहीं देंगे और एक सभ्य और स्वस्थ समाज बनाएंगे। इसका अगर मूल्यांकन करें तो हम देखेंगे। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आपको आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। इसका जो है टाइम पीरियड भी दे दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब प्रागैतिहासिक काल में हम लोग अध्ययन करेंगे प्रागैतिहासिक काल है क्या। इस काल का अध्ययन केवल पुरातात्विक स्वरूप पर निर्भर करता है, और इस काल को पाषाण काल के भी नाम से जाना जाता है। इस काल में मनुष्य सभ्य नहीं था, क्योंकि ना तो वह
अस्थायी आवास में रहता था, अर्थात गुफा में रहता था कह सकते हैं। न तो वो पूर्ण रूप से वस्त्र धारण करता था, न उसे किसी प्रकार की लिपि का ज्ञान था, और न ही वह किसी प्रकार के सामाजिक रीति रिवाज का पालन करता था। ये हम लोग प्रागैतिहासिक काल में पढ़ेंगे। इस काल में धातु नहीं बल्कि पत्थर के औजार का प्रयोग किया जाता था, और इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ये 3 काल कौन कौन है? तो पहला है आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, और तीसरा है आपका नवपाषाण काल। इसका भी टाइम दे दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। दूसरा है आपका आदि ऐतिहासिक काल। कह रहा है कि इस काल का अध्ययन पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोतों पर निर्भर करता है। इस काल में साहित्यिक स्रोत तो उपलब्ध हैं, परंतु उनसे नहीं पढ़ा जा सका है। इस अर्थात साहित्य के स्रोत तो हैं लेकिन पढ़ने लायक नहीं है। अब इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो इसके अंतर्गत 2 प्रकार की सभ्यताएं आती हैं। पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता, और दूसरा है वैदिक सभ्यता। सभ्यता और संस्कृति में भी बहुत अंतर होता है। इसमें हम इसका भी अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। कह रहा है कि इस काल में मनुष्य सब होने लगा था, तथा वह घरों में रहने लगा था या घर बनाना शुरू कर दिया था, कपड़े पहनने लगा था, तथा लिपि धीरे धीरे आने लगी थी। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं कि ऐतिहासिक काल क्या है। ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इस काल का अध्ययन पुरातात्विक, साहित्यिक एवं विदेशी यात्रियों के विवरण पर निर्भर करता है। इस काल में मनुष्य पूर्ण रूप से सभ्य तो हो गया था, और उसे कृषि और व्यापार करने भी आने लगा था। ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। अब पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? तो पुरातात्विक साक्ष्य वे साक्ष्य होते हैं जो पुराविदों के द्वारा उत्खनित कराए जाते हैं, यानी खुदाई करवाए जाते हैं, अर्थात जो हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई धरोहर के रूप में प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में जानते हैं। जैसे अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, सिक्के, कॉइन्स, मूर्तियाँ, स्क्रिप्चर, चित्रकला, पेंटिंग्स, भवन, मोन्यूमेंट। और भवन के अंतर्गत ये 3 चीज़ें, ये 4 चीज़ें भी जो लगभग इस भवन के अंतर्गत ही आती है। जैसे दुर्ग हो गया, स्तूप हो गया, गुफाएं हो गई, मंदिर हो गई। इनको अभी हम लोग भवन के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। चलिए ऐतिहासिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल में भी हम लोग इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और आधुनिक काल यानी आधुनिक भारत का इतिहास। अब यही हम लोग को विधिवत पढ़ना है, जिसका टाइम दे दिया है कि 620 से 712 AD, 712 AD से 1757 AD, और 1757 AD से 1947 AD। अब अगर ध्यान दें तो सबसे पहले हमारा इतिहास का विभाजन जो है, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारतीय न करके एक स्कॉटलैंड के रहने वाले जेम्स मिल के द्वारा किया गया। और इन्होंने पूरे भारत का पूरा इतिहास का विभाजन 3 पार्ट में किया। अर्थात अगर इसके पहले देखें तो 1863 में इन्होंने आपको भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था। इस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट के रूप में पूछा हुआ है। जेम्स मिल ने 3 पार्ट में किया जी भैया विभाजन। पहला पार्ट प्रारंभिक पार्ट कहा गया, प्रारंभिक काल कहा गया, और इस काल को हिंदू काल के नाम से जाना गया। दूसरा काल जो है मुस्लिम काल के नाम से जाना गया, और तृतीय काल को ब्रिटिश काल के नाम से जाना गया। अब इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे कि भारतीय इतिहासकारों ने जेम्स मिल के इस विभाजन को प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास के रूप में वर्गीकृत किया। भारतीय इतिहासकारों का यह विभाजन कुछ परिवर्तनों पर आधारित है, जैसे सामाजिक परिवर्तन, राजनैतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन।
अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले देखें कि भारतीय यानी प्राचीन भारत का पाठ्यक्रम क्या है, यानी प्राचीन एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या चीज़ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल, उसके बाद ताम्र पाषाण काल, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता, उसके बाद मगध साम्राज्य का उत्थान, विदेशी आक्रमण, धार्मिक क्रांति, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त वंश और वर्धन वंश। फ्रेंड्स, आज से हम लोग इस सीरीज़ की शुरुआत किए हैं और आशा और विश्वास करते हैं कि इस सीरीज़ आपको पसंद आएगी। धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट का वीडियो आपको क्रमवार रूप से देखने को मिलेगा और इसका रिप्लाई आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।